हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें हम बुक 1 और बुक 2 दोनों बुकों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। अगर आप जाओगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन एमसीक्यू में एक चीज़ ये हो सकती है कि आपके पेपर में थोड़ा लैंग्वेज को घुमा कर पूछा जाए। ठीक है, तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा देंगे। और ये लाइन देखिए, दम है तो सही जवाब दो। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर आपको जो मैं यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए गए हैं उसमें से आपको कई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो फिर आपके लिए वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब लास्ट टाइम में बोर्ड एग्जाम आ रहा है। अगर अभी भी आपको नहीं आते तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप सीरियस होके इस लाइन का मतलब समझना और बिल्कुल सीरियस होके इस वीडियो को देखना, अच्छे तरीके से तैयारी करके जाना, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई अच्छा स्कोर करो आप। ठीक है, और ये वीडियो जरूर देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करे हैं और 2-3 दिन पहले ही ये वीडियो मैंने अपलोड की थी। इसमें सारे क्वेश्चन आपके करा दिए हैं। चैप्टर वाइज वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, सारे चैप्टर करा रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हो सकता है कि लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर की वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, सारे चैप्टर देख लोगे, सभी चैप्टर की स्टोरी पता लग जाएगी, पूरी थ्योरी समझ जाओगे, थीम समझ जाओगे, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आसान लगेंगे। ऐसे ही मैंने हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, यानी कि सभी चैप्टरों के अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे करके। ठीक है, तो आप वो देखना चाहो तो आप उसे भी देख सकते हो, वरना आप ये वन शॉट वीडियो, इसमें भी सारे एमसीक्यू आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है बुक 1 का, उससे शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। अब आपको ध्यान से देखना है कि जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, जैसे पहले चैप्टर में से आई थिंक 30 के करीब क्वेश्चन ले रखे हैं। अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं तो पहले चैप्टर से ही आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपके सारे क्वेश्चन अगर आपको उसमें से 2, 4, 5 नहीं आते तो आपकी तैयारी में कमी है, जो कि आपको यहां से पूरी कर लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताइए 1989 में जो बर्लिन की दीवार थी उसके गिरने के बाद किस संधि की प्रासंगिकता, यानी उसका जो रेलिवेंस है वो समाप्त होने लगा था। ठीक है, तो अब आपको सारी संधियों को ध्यान से देखना है। अब सोचिए कि कौन सी वो संधि थी जिसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई या कम हो गई, किसके बाद? जब बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। तो देखो, नाटो तो इसमें होगा नहीं, बिल्कुल कट कर दो। यूरोपीय संघ भी नहीं होगा, ये भी कट कर दो, और तीसरा भी कट कर दो। सीधा वार्सा पैक्ट। ठीक है, वार्सा पैक्ट कैसे? आपको पता है नाटो जो था वो अमेरिका वाला ठीक है, अमेरिका का सैन्य संगठन के रूप में था। वार्सा जो था ये सोवियत संघ का था। ठीक है, यूएसएसआर का था। अब जब बर्लिन की दीवार गिर चुकी है, जर्मनी का एकीकरण हो गया है, कहीं ना कहीं सोवियत संघ टूटने वाला है, क्योंकि उसकी जब ये दीवार गिर गई थी उसके बाद 1991 में जाके सोवियत संघ टूट गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो पैक्ट है ना, इसकी रेलिवेंस जो है, इसकी जो प्रासंगिकता है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पर अगर आपने सही से समझा है तो आप आराम से कर पाओगे। अब देखो अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के द्वारा समर्थित किस आर्थिक प्रणाली का पतन 1991 में हुआ था? ठीक है, यानी कि शीत युद्ध के समय जो सोवियत संघ के द्वारा समर्थित जो प्रणाली थी जो खत्म हो चुकी थी, तो सोवियत संघ में कौन सी प्रणाली थी? अगर आप ध्यान से देखो, पूंजीवाद तो वहां पे था नहीं, तो आप तो पहला ऑप्शन ऐसे ही काट दोगे। नव उदारवाद को भी नहीं रखेंगे, संरक्षणवाद को भी नहीं रखेंगे। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, केंद्रीकृत योजना आधारित समाजवाद। क्योंकि जो यूएसएसआर है, जो सोवियत संघ है, उसमें आप समाजवाद देखते हो, वो इसी विचारधारा को मानते थे, और समाजवाद के अंदर ही इनके यहाँ पे केंद्रीकृत योजना आधारित, यानी कि सब कुछ सरकार के हाथ में होता था, सरकार प्लानिंग करती थी, प्लानिंग से सब कुछ यहाँ पे चलता था, ये यहाँ पे सिस्टम था। और इसका पतन कब हो गया था? 1991 में, जब सोवियत संघ खत्म हो गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आता था तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की विदेश नीति में सबसे बड़ा बदलाव क्या था? यानी जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ टूट गया, सोवियत संघ खत्म हो गया, तो उसके बाद जो रूस है उसकी विदेश नीति में आपको क्या बड़ा बदलाव दिखेगा? बहुत ध्यान से क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना। ठीक है, अब देखो, एशिया की ओर झुकाव नहीं, पश्चिमी देशों के साथ सहयोग ये आपको ठीक दिखेगा, साम्यवाद की पुनर्स्थापना नहीं, अफ्रीका से प्रभाव बढ़ाना नहीं, ये ज्यादा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी पॉइंट कैसे? आपने देखा था कि जब सोवियत संघ टूट गया था, सोवियत संघ खत्म हो गया था, तो क्या हुआ था कि सारे देशों ने, ज्यादातर जो देश थे, उन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया था। यही पढ़ा था हमने, शॉक थेरेपी को अपनाया था। और शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद क्या हुआ था भाई? सभी जानते हैं कि पश्चिमी देशों के साथ उनका सहयोग हुआ, पश्चिमी देशों के साथ उन्होंने मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया। ये हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर के अंदर, तो वही चीज है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपको
पहचानना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश क्या कहलाए। सोवियत संघ का जो खेमा है उसमें शामिल जो देश हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो दूसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है रिपीट हो जाए। अब देखो एमसीक्यू में ना थोड़े से चांस उतने ज्यादा रहते नहीं है कि क्यों सेम लैंग्वेज में आए। पेपर में क्वेश्चन आपको यही दिखेंगे, हो सकता है पेपर में उसकी लैंग्वेज घुमा दी जाए, तो आप ना सीरियस होकर समझ के जाना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है उसके बाद रूस में जो आर्थिक सुधार होते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन में है समाजवादी व्यवस्था को बहाल करना, निजीकरण को बढ़ावा देना, सरकारी नियंत्रण को मजबूत करना, औद्योगिकरण को रोकना। ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। ठीक है, निजीकरण को बढ़ावा देना, क्योंकि अब देखो जैसे ही यूएसएसआर टूट जाता है तो इन देशों ने शॉक थेरेपी को अपनाया। शॉक थेरेपी में क्या था, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था, और पूंजीवाद में क्या था, निजीकरण। यानी पूंजीवाद में प्राइवेटाइजेशन होता है ना, तो यही चीजें यहाँ पे लाना था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति कब हुई। तो रूस की क्रांति जो थी 1917 में हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं, सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। हो सकता है पेपर में ये भी पूछ ले कितने साल तक था, तो आप बता सकते हो लगभग 70 साल तक इस पार्टी ने यहाँ पे शासन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई। तो बर्लिन की दीवार जो थी ये गिराई गई थी 9 नवंबर 1989 को, यानी 1989 में इसको गिराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सोवियत संघ ने किस मामले में यूएनओ में भारत का पक्ष दिया, यानी भारत का साथ दिया। तो कश्मीर मुद्दा जो है ना, इसमें यूएनओ में भारत का सपोर्ट करा था। किसने किया था, सोवियत संघ ने, यानी कि यूएसएसआर कश्मीर मुद्दे पे हमेशा हमारे साथ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिला के बना था। तो ये 15 गणराज्यों को मिला के बना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। तो ये 1985 में बने थे। अब याद रखना आपके एनसीईआरटी में लैंग्वेज क्या दे रखी है, 1980 के दशक के मध्य में, यानी 1980 के दशक के मध्य में कौन बने थे, मिखाइल गोर्बाचेव बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव। ठीक है, मध्य में। अब 1980 के दशक के मध्य का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, याद रखिए, एक बार मैं कलर चेंज करता हूं दिखाता हूं। देखो 1980 के दशक का मतलब है 1980 से लेके 1990, यानी कि 10 साल की बात कर रहे हैं। और इसका मध्य क्या हो जाएगा, यानी 85 हो जाएगा, यानी कि 1985 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना। हो सकता है पेपर में ऐसे ना देकर आपसे कुछ अलग लैंग्वेज में पूछ ले, तो कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। तो ये 1979 है, याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में डैश की नीति चलाई थी। ठीक है, तो देखो इन्होंने आर्थिक सुधारों की नीति चलाई थी, ठीक है, राजनीतिक सुधार की नीति चलाई थी, ये भी ठीक है, लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई थी, ये भी ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। लेकिन पेपर में मान लो अगर इसकी जगह आपसे पेपर में ऐसे दो शब्द आते हैं, एक है पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका, एक है ग्लासनोस्त। ठीक है, ये नीति भी चलाई थी। ये रशियन भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो अगर पेपर में ये ऑप्शन ना हो और इस तरीके से पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त हो तो भी आपको इसको ठीक कर देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता थी वो किसको मिल गई थी। तो देखिए सोवियत संघ जो था उसको यूएनओ में, यानी यूएनएससी इसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो यूएसएसआर था यानी सोवियत संघ था उसको परमानेंट सीट मिली हुई थी। ठीक है, वो उसका परमानेंट मेंबर था, याद रखना है। अब जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो इसकी परमानेंट सीट जो थी यूएनएससी में यानी सिक्योरिटी काउंसिल में वो किसको मिल गई, तो वो मिल गई रूस को। यानी अब रूस परमानेंट मेंबर हो गया उसका, रूस उसका उत्तराधिकारी भी था। ठीक है, ये ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो रूस को क्या मिली हुई है, वीटो पावर मिली हुई है। किसकी वजह से मिली हुई है, सोवियत संघ की वजह से। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में 1991 के तख्ता पलट में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सोवियत संघ में जो बोरिस येल्तनिस थे, इन्होंने तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन जो है वो कब हुआ था। आप सभी जानते हैं 1991, 1991, और रूस, यूक्रेन, बेलारूस इन्होंने उसकी घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने साल तक शासन किया था। तो ये हम कर चुके, आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि मध्य एशिया का कौन सा देश 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में काफी बार पूछा जाता है। तो ये ताजिकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। ताजिकिस्तान जो था 10 वर्ष तक ये गृह युद्ध की चपेट में रहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चेचन्या और दागिस्तान, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई में रिपीटेड, ठीक है, कई बार पूछा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 2001 में भारत और रूस के बीच में कितने द्विपक्षीय यानी दो पक्षीय समझौते हुए थे। ठीक है, 80 समझौते हुए थे, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने डैश व्यवस्था को अपनाया था। किसको अपनाया था? समाजवाद तो पहले ही थे, वो समाजवाद साम्यवाद तो पहले ही थे। शॉक थेरेपी उन्होंने अपनाया था, ठीक है, शॉक थेरेपी अपनाया था ये सोच के कि वो डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है शॉक थेरेपी से रिलेटेड, ये आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में कि बताइए शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद जो सोवियत संघ है उसकी अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ। क्या उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, या उसकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, या उस पर कोई असर नहीं पड़ा, या फिर सभी सभी तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसका आंसर है तहस नहस हो गई, यानी कि अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हो गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि 1991 के बाद डैश कई प्रांतों में टूट गया था। कौन टूटा था? यूगोस्लाविया, ये कई प्रांतों में टूट चुका था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण है? उचित संसाधन, क्या अच्छे संसाधन होना विघटन का कारण है? तो आप कहोगे नहीं। क्या आवागमन की सुविधा होना विघटन का कारण बना? नहीं। क्या अच्छा उपभोक्ता उद्योग था ये विघटन का कारण बना? तो आप कहोगे नहीं। लेकिन हथियारों की होड़ इसका कारण बना, ठीक है। सोवियत संघ एक ऐसा देश था जिसके पास संसाधन काफी थे, लेकिन उसने क्या करा? अपने संसाधनों का दुरुपयोग करा, यानी कि उसने हथियारों की होड़ में ही अपना क्या लगा दिया? अपने सारे संसाधनों को लगा दिया, ठीक है। ये एक तरह से उनके लिए नुकसानदायक साबित हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। सोवियत अर्थव्यवस्था, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, याद रखना, ये आते हैं पेपर में। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि जो यूएसएसआर है उसके नेचर के बारे में पॉइंट दे रखे हैं, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। कौन सा इसमें से गलत है आपको ये पहचानना है। सबसे पहला है कि सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। क्या ये गलत है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। समाजवाद को ही तो मानते थे ये, ठीक है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राज्य के नियंत्रण में ही सब कुछ था, ठीक है। फिर लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन, बिल्कुल हर पहलू पे नियोजन था और नियंत्रण जो था वो राज्य का था, ठीक है। यानी ए सही है, बी सही है और डी सही है। अब सी को पढ़ते हैं। जनता को आर्थिक आजादी थी, बिल्कुल भी नहीं थी। जनता को आर्थिक आजादी नहीं थी, जब बल्कि जनता तो यहाँ की बहुत ज्यादा दुखी थी, त्रस्त थी। तो ये आपका जो सी पॉइंट है ये आपका गलत है, यही आपको पहचानना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? याद रखना, कौन सा परिणाम नहीं है, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या था? हमने चैप्टर में पढ़ा है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई खत्म हो गई, यानी अंत हो गया, ये ठीक है, क्योंकि अमेरिका कहता था पूंजीवाद अच्छा है, सोवियत संघ कहता था समाजवाद अच्छा है। ये विचारधारा की लड़ाई थी, लेकिन जब सोवियत संघ ही नहीं बचा तो ये खत्म हो चुकी थी विचारधारा की लड़ाई, बिल्कुल ठीक है। फिर स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल का जन्म हुआ, CIS, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब सोवियत संघ खत्म होता है तभी तो ये CIS बना था, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। विश्व व्यवस्था की शक्ति संतुलन में बदलाव आया, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे ही यूएसएसआर खत्म होता है अब दुनिया में एकमात्र महाशक्ति कौन बचता है? अमेरिका। तो सॉरी, तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं विश्व में शक्ति संतुलन में बदलाव आया, ठीक है। आगे देखो, डी पॉइंट है मध्यपूर्ण में संकट। अब इसको काट दो, जब ये तीनों ठीक है तो जाहिर सी बात है ये गलत ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व की राजनीति का सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो जैसे ही शीत युद्ध समाप्त होता है तो आपको क्या दिखता है? बहुध्रुवीयता दिखती है, एक ध्रुवीयता दिखती है, द्विध्रुवीयता दिखती है, या बहुपक्षीय? दो ध्रुवीयता तो पहले थी जो कि खत्म हो गई थी, आपको एक ध्रुवीयता दिखेगी। एक ध्रुवीयता में कौन? अमेरिका जो था वो एकमात्र महाशक्ति बचा था, ठीक है। अब कहीं ना कहीं दुनिया में इसका वर्चस्व देखने को मिलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा मॉस्को के मेयर बनाए गए थे? यानी मिखाइल गोर्बाचेव ने मॉस्को का मेयर किसको बनाया था? ध्यान से देखो, स्टालिन गलत है, ठीक है, लेनिन को भी नहीं बनाया था, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बोरिस येल्त्सिन, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला
पहला सोवियत गणराज्य कौन था? जॉर्जिया, लिथुआनिया, यूक्रेन या इनमें से कोई नहीं? तो लिथुआनिया जो था इसने स्वतंत्रता की घोषणा की थी, पहला गणराज्य। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत जो थे वो माने जाते हैं। अब देखो यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, माफी चाहता हूँ, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, यानी कि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आप इसमें कह सकते हो कि जो व्लादिमीर लेनिन है, ठीक है, ये माने जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। और ये जो कुछ क्वेश्चन है वो जो आपकी कटिंग होती है ना एनसीईआरटी में, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, उसमें से भी मैंने कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं, हो सकता है पेपर में वहां से भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर 1 था वो कंप्लीट हो जाता है और चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपके सामने मैंने एक पिक्चर रखी हुई है, इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये किसका ध्वज है? आपको ये किसका ध्वज लग रहा है? ऑप्शन में आसियान, यूरोपीय संघ, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। ये अमेरिका का नहीं है, यूरोपीय संघ का भी नहीं है, ये आसियान से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने लुक ईस्ट की नीति कब अपनाई थी? इंपॉर्टेंट, बताइए, लुक ईस्ट की नीति कब अपनाई थी? 1970 में नहीं अपनाई, 1980 में भी नहीं आई, 1990 में भी नहीं आई, ये आई थी 1991 में, ठीक है। तो ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आ जाए, तो 1991 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति जो थी कब अपनाई थी? तो ये 2014 में अपनाई गई थी। डी ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, याद करके जाइए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि किस देश के संविधान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग को त्याग देने की बात की गई है? तो ये आपको जापान के संविधान में मिलता है, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा जापान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रुप 7 में यानी G7 में जो कंट्रीज हैं, तो G7 में शामिल एशिया का इकलौता देश कौन है? जापान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आ जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण कोरिया जो है ये आपको एशिया में दिखाई देगा, यानी एशिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोरिया प्रायद्वीप का विभाजन दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के रूप में कब हुआ था? तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है उसके अंत में होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है ये सियोल है, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि चाइना ने मुक्त द्वार की यानी जो ओपन डोर की जो पॉलिसी थी ये कब अपनाई थी और किसके नेतृत्व में अपनाई थी? तो आप सभी जानते हैं 1978 में अपनाई थी, ठीक है। और किसके नेतृत्व में अपनाई थी? देंग शाओपिंग, यानी सी हो जाएगा आंसर। 1978 में अपनाई थी और किसके नेतृत्व में अपनाई थी? देंग शाओपिंग के नेतृत्व में अपनाई थी, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की थी, इसे डैश के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? इसको मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम की विभीषिका यानी परमाणु बम का नुकसान झेलने वाला दुनिया का इकलौता देश कौन है? तो वो जापान है, ठीक है। अमेरिका ने इस पे परमाणु बम गिराए थे और हिरोशिमा नागासाकी नाम की जो 2 जगह है यहाँ पे परमाणु बम गिराए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है डैश हान नदी के चमत्कार के रूप में देखा जाता है, यानी किसको हान नदी का चमत्कार के रूप में देखा जाता है? तो जो दक्षिण कोरिया में जो आर्थिक विकास हुआ है, जो तेजी से आर्थिक विकास हुआ है, इसको देखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग जो संघ है इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संगठन के पास अपना झंडा, अपना गान, अपना राष्ट्र स्थापना दिवस, अपनी मुद्रा है? तो यह है यूरोपीय संघ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय परिषद का गठन जो है ये कब हुआ था? तो ये 1949 में हुआ था, ठीक है, 1949 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आ जाए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश का के पास प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, क्वेश्चन ना थोड़ा सा कट रहा है, ध्यान से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किस देश के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और कच्चा माल वो आयात करता है, यानी उसके पास प्राकृतिक संसाधन भी बहुत कम है और कच्चा माल भी बाहर से खरीदता है, लेकिन इसके बावजूद भी उच्च प्रौद्योगिकी यानी हाई टेक्नोलॉजी के रूप में देखें तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है? तो ये जापान है, ठीक है। जापान एक ऐसा देश है जिसके पास अपने खुद के जो संसाधन है वो बहुत कम है, वो बाहर से कच्चा माल खरीदता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके बेचता है दुनिया भर में, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 है,
इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आ जाए। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है? तो ये यूरोपीय संघ के पास है, ठीक है, यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अगला क्वेश्चन है कि सैमसंग, एलजी, ह्युंडई जैसी जो कंपनियां हैं ये किस देश की है? तो ये साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मॉस्ट्रिट संधि और यूरो मुद्रा को मानने से किसने इंकार किया था? तो डेनमार्क और स्वीडन दोनों ने करा था, तो अपना आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है कि सोनी, पैनासोनिक और ये होंडा सुजुकी किस देश की कंपनी है? तो ये जापान की कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में जापान नहीं दे रखा, तो आपको क्या चुनना है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी, 1967 में। और आसियान की स्थापना कौन से घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करने के बाद हुई थी? तो बैंकॉक घोषणा पत्र जो है इस पे हस्ताक्षर करने के बाद हुई थी, ठीक है। आसियान की स्थापना जब हुई थी उस समय कितने सदस्य देश थे? तो 5 सदस्य देश थे। पूछ ले तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि शुरू में तो 5 थे, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, शुरू में 5 सदस्य देश थे, लेकिन बाद में 5 सदस्य देश और जुड़ गए थे, तो बाद में इसकी संख्या 10 हो गई थी, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना है, हो सकता है पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा के पूछे। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ ने कब एक साझा संविधान बनाने का प्रयास किया था जिसमें वो फेल हो गया था? तो ये 2003 में किया था इसने, ठीक है। अगला है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना जो है 1994 में हुई थी, 1994 में हुई थी। निम्न में से कौन सा संगठन दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाला संगठन है? तो आसियान जो है, देखो यूरोपीय संघ से इसकी अर्थव्यवस्था छोटी है, ठीक है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था नहीं पूछी जा रही, लेकिन इसकी जो विकास करने की रफ्तार है ना वो सबसे ज्यादा है, तो आसियान यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आसियान आर्थिक समुदाय के उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास करना, साझा बाजार तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंबोडिया का जो टकराव है वो किसने समाप्त किया है? तो आसियान ने कंबोडिया का टकराव जो है उसको समाप्त किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने किन 3 आसियान सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है? तो भारत ने थाईलैंड, सिंगापुर के साथ तो था ही उसका, मलेशिया और जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सी, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी विकास दर सबसे तेज है? तो देखो जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको आसियान ही करना है, ठीक है। अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से आगे निकल जाएगा। कौन? चाइना। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चाइना अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा, ठीक है। चीन के प्रधानमंत्री ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण का प्रस्ताव रखा था, वो कौन से प्रधानमंत्री थे? तो वो थे चाउ एन लाई, ठीक है, चाउ एन लाई ने। अगला क्वेश्चन है कि चीनी क्रांति कब हुई थी? तो 1949, 1949 में हुई थी। नेक्स्ट है कि चीन ने कब और किससे अपने संबंध तोड़ के राजनीतिक एकांतवास खत्म करा? तो इसने 1972 में अमेरिका संबंध जोड़कर, सॉरी, ठीक है, किससे संबंध जोड़कर, यानी चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ अपने जो संबंध जोड़े उससे उसका राजनीतिक एकांतवास जो था खत्म था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चीन के प्रधानमंत्री जो थे चाउ एन लाई, उन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण करा था, ये हमने पढ़ लिया है। तो वो 4 क्षेत्र कौन से थे? तो देखो ये सारे थे, उद्योग भी था उसमें, कृषि भी था उसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी था उसमें, और सेना भी थी, ठीक है। यानी कि अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, यानी कि ई ऑप्शन हो जाएगा। चीन ने खेती का निजीकरण कब किया था? तो खेती का निजीकरण करा था 1982 में। उद्योगों का निजीकरण करा था उसने 1998 में, ठीक है। फिर सेज का पूरा नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। चीन ने भारत पे आक्रमण कब किया था? ये 1962 की घटना है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आ जाए। तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कराता हूँ ये क्वेश्चन क्योंकि लंबी वीडियो बनेगी, आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ सीधा, वहां पे करते हैं आगे के। नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मामले पर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक संधि हो रखी है जिसको हम कहते हैं फरक्का संधि, तो ये फरक्का संधि जो है इस पे हस्ताक्षर कब हुए थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये 1996। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, हो सकता है पेपर में सेम क्वेश्चन आ जाए, आपसे ये पूछ लें कि बताइए गंगा नदी के जल बंटवारे के मामले में भारत का किस देश के साथ फरक्का संधि या फरक्का समझौता हुआ है? तो ये किसके बीच में हुई है फरक्का संधि? भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो इंडिया एंड बांग्लादेश, तो याद रखना है, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे आप कर दोगे।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में स्वतंत्रता के बाद सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाकिस्तान में तो है नहीं, यहाँ पे सेना का शासन, कभी लोकतंत्र, ये चलता रहता है। बांग्लादेश में भी यही हाल है। तो श्रीलंका जो है ये एक ऐसा देश है जहाँ पे आज़ादी के बाद से, यानी कि 1948 में आज़ाद हुआ था, तब से लेके आज तक यहाँ पे लोकतंत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कब भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा करके लाहौर में गए थे और शांति के लिए इन्होंने घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। तो अब सोचिए कि किस समय गए होंगे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये बात है 1999 की। ठीक है। देखो 1948 आप ऐसे ही काट दोगे, आपको पता है यार 1948 में तो वो प्राइम मिनिस्टर थे ही नहीं। 1962 भी आप काट दोगे, आपको यूं ही पता लग जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे तो नेहरू वगैरह हुआ करते थे। ठीक है। तो अब आपके सामने दो ही ऑप्शन बचे, 1996, 1999। तो यहाँ पे आपको सोचना था। सिंपल क्वेश्चन है वैसे ये। अगला क्वेश्चन है कि सिलोन किस देश का पुराना नाम है। तो श्रीलंका जो है ना, इसका पुराना नाम जो था सिलोन था। आप देखोगे दक्षिण भारत में नीचे की तरफ आपको श्रीलंका दिखाई देता है। ठीक है। तो ये पहले सिलोन कहलाता था। अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान जो है ये दक्षेश का, यानी कि ये सार्क का मेंबर बना था। ठीक है। तो ये सार्क का मेंबर जो है कब बना था। ऑप्शन में है 1948, 2002, 1994 है, फिर यहाँ पे 2007 है। ध्यान से देखिए एक बार। तो ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2007, यानी कि 2007 में ये जो अफगानिस्तान है ये क्या हुआ था, उसका मेंबर बन गया था सार्क का। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश में लोकतांत्रिक तथा सैनिक दोनों तरह का शासन है, यानी जहाँ पे लोकतंत्र भी और सैनिक शासन भी। तो ये ज़्यादातर आप देखोगे पाकिस्तान बांग्लादेश में ही रहता है। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लगाओगे, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे दक्षिण एशिया का प्रमुख देश नहीं माना जाता, यानी कि दक्षिण एशिया का मेन कंट्री के रूप में इसको नहीं देखा जाता। अब देखो भारत दक्षिण एशिया में आता है, पाकिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, लेकिन चाइना जो है इसको दक्षिण एशिया का नहीं माना जाता है। ठीक है। तो सी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शेख मुजीब रहमान का संबंध किस देश से है। तो आप सभी जानते हैं कि ये बांग्लादेश से रिलेटेड है, और इनकी पार्टी जो थी आवामी लीग, इसके बारे में भी याद रखना, हो सकता है पूछा जाए पेपर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश एक सल्तनत हुआ करता था। ध्यान से देखिए। तो मालदीव जो था पहले ये एक सल्तनत होता था। ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, हमने पढ़ा हुआ है। इसके एक साल के बाद, यानी 1965 में एक साल जोड़ दो, 1966 में एक समझौता होता है जिसको ताशकंद समझौता कहते हैं। और ताशकंद समझौता इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री उस समय में प्राइम मिनिस्टर थे, ये ताशकंद में गए थे समझौते में, और वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। अब आज तक ये कारण नहीं पता लगा है कि उनकी डेथ का एग्जैक्ट रीजन क्या था। ठीक है। लेकिन उस समय उनकी मृत्यु वहीं पे हो गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत ने श्रीलंका में शांति सेना कब भेजी थी। ठीक है। कब भेजी थी। तो 1987 में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में भारत का बिना वीजा के यात्रा का समझौता है, यानी एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारा एक समझौता हो रखा है, एक एग्रीमेंट हो रखा है, जिसके तहत हमारे देश के लोग उस देश में बिना वीजा के जा सकते हैं और उस देश के लोग हमारे देश में भी बिना वीजा के आ सकते हैं। तो वो कौन सा देश है, नेपाल है। ठीक है। निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है। संवैधानिक राजतंत्र था। तो आप देखोगे नेपाल में था। ठीक है। नेपाल में राजतंत्र था, यानी राजा का शासन था। ठीक है। संवैधानिक। और अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो 1974 में किया था, मई महीने में किया था। पूछते हैं कई बार कि कहाँ पे किया था। तो पोखरण में किया था। ठीक है। पोखरण पूछे कहाँ पे है तो आपको बताना है राजस्थान में है। ठीक है। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में किन किन के बीच त्रिकोणीय संघर्ष चला। तो देखिए एक तरफ तो थे राजा के सैनिक, यानी कि राजा की सेना के मेंबर, दूसरी तरफ थे माओवादी। ठीक है। तीसरी तरफ थे लोकतंत्र समर्थक, ये तीनों ही आपस में लड़ रहे थे, इसीलिए इसको त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि श्रीलंका में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक है। ठीक है। तो श्रीलंका में सिंगली लोग जो है ना ये बहुसंख्यक है। ये क्या है, वहाँ के मूल निवासी, मतलब ये वहाँ के परमानेंट रहने वाले लोग हैं सिंगली, और संख्या में ये ज़्यादा है। लिट्टे का संबंध किस देश से है। तो श्रीलंका से है, और आपको पता है लिट्टे जो है एक उग्र संगठन है। ठीक है। तो आपको याद रखना, हो सकता है पेपर में आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए किन दो स्कैंडिनेवियाई देश जो हैं उन्होंने बातचीत के लिए राजी करने का प्रयास किया। तो आइसलैंड था, इसमें नॉर्वे भी था। ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा बी एंड सी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन।
नेक्स्ट है कि नेपाल के राजा ने कब संसद को भंग कर दिया था और वहाँ पे जो सरकार थी उसको गिरा दिया था। ठीक है, तो 2002 में जो नेपाल के राजा थे उन्होंने ऐसा किया था, वहाँ की जो संसद थी उसको भंग कर दिया था और वहाँ की सरकार को गिरा दिया था। ठीक है, कश्मीर के दो हिस्से किस युद्ध में हुए थे? तो 1948। ठीक है, अब याद रखना है कि जो कश्मीर आप देखते हो भारत में ऊपर की तरफ, वहाँ पे एक हिस्सा जो युद्ध में एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था, जिसको पीओके कहा जाता है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, और नेक्स्ट है कि जनसंख्या पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में सबसे पहला स्थान डैश का है। तो जनसंख्या पे सबसे पहले नियंत्रण करने में श्रीलंका का नाम आता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का किस देश के साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में जल हिस्सेदारी को लेकर कुछ मुद्दों पर मतभेद है? तो भारत का बांग्लादेश से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आ जाए। सार्क संगठन जो है, जिसको दक्षेस हिंदी में कहा जाता है, ये कब बना था? तो ये 1985 में बना था। ठीक है, अब 1985 कैसे करोगे? ये तो सभी, हाँ, ये ज़्यादातर आपको सब जगह दिख रहा है। देखो यहाँ पे तो 80-85 है, इसको तो कट कर दो। अब 90-85 तो आपको तीनों जगह दिख रहा है, लेकिन इसमें आगे देखो, आगे क्या पूछा है। इसमें ये भी पूछा हुआ है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, यानी कि जो सार्क है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपको पता है इसका हेडक्वार्टर है जो है ये है काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में। ठीक है, तो अपना सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश में जातीय संघर्ष है? तो आपको श्रीलंका में दिखेगा, और किन के बीच में दिखेगा ये संघर्ष? तो एक तरफ है सिंगली लोग जो कि वहाँ के निवासी हैं, और दूसरी तरफ है तमिल लोग जो कि भारत से जाके वहाँ पे बसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में नदी जल बंटवारे को लेकर 1960 में जो समझौता हुआ था, ठीक है, जो संधि हुई थी जिसको सिंधु जल संधि कहते हैं, ये किसकी सहायता से हुई थी? तो ये विश्व बैंक यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, इसने इसमें हेल्प करी थी, इसकी सहायता से ये संधि हुई थी। नेक्स्ट है कि दक्षिण एशियाई देशों में मुक्त व्यापार यानी जो फ्री ट्रेड है, इसको बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई? तो साफ्टा। देखिए यहाँ टाइपिंग की मिस्टेक है, इसको ऐसे लिखा जाएगा साफ्टा। ठीक है, तो ये जो साफ्टा है इसका ये समझौता हुआ था, ये किस लिए हुआ था? ताकि ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ये आपस में क्या कर सके? व्यापार कर सके। ठीक है, फ्री ट्रेड हो सके, यानी कि जो इनके बीच में व्यापार में जो टैक्स वगैरह लगता है वो कम हो सके या फ्री हो जाए बिल्कुल। नेक्स्ट है कि दक्षिण एशिया के किस देश ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? तो श्रीलंका ने किया था। अब अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का मतलब क्या होता है? अपनी जो पॉलिसी होती है उसको लिबरल बनाना, यानी कि व्यापार के हिसाब से सरल बनाना। ठीक है, ताकि कोई दूसरा देश अगर व्यापार करना चाहे तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहे तो बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है, यानी लाइसेंस प्रणाली जो होती है उसको समाप्त करना, व्यापार के नियम को सरल बनाना, इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर नंबर 3 था इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर पेपर टफ बनाया गया तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। इमेज आ जाएगी, पूछ लेंगे कि बताइए ये किससे रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि ये जो इमेज है ना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। इसमें दुनिया का नक्शा दिख रहा है आपको बीच में, और साथ में जैतून की पत्तियां दिख रही है। जैतून का पत्तियां जो होती है ये विश्व शांति का प्रतीक होती हैं। इससे भी रिलेटेड एमसीक्यू आपसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है कि जैसे ये आईएमएफ है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है, इसमें कितने मेंबर हैं? ठीक है, यानी 190 इसके सदस्य हैं 2024 तक। ठीक है, बस इतना याद रखना है। बाकी आगे एमसीक्यू करा रहा हूं मैं। एक दो क्वेश्चन और देख लो जहां से एमसीक्यू बन सकते हैं। एक ये बन सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल। इन्होंने एक अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो ये कब कब हुए थे हस्ताक्षर? 1941 में, ये पूछा जा सकता है। फिर यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ये पूछा जा सकता है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत उसका मेंबर बना था, ये भी पूछा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि यूएनओ की जब स्थापना हुई थी तो इसमें इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर था, इस पे टोटल 51 देशों ने सिग्नेचर करे थे। ठीक है, तो 50 देशों ने पहले कर दिए थे और पोलैंड जो था उसने थोड़े बाद में करे थे, तो ये इसका 51वां देश है। तो आपसे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि 51 सदस्य देश थे, ठीक है, लेकिन 51वां यानी 51वां देश कौन सा था? तो वो पोलैंड था। ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है। बस ये 2-3 टॉपिक थे जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो किसका उत्तराधिकारी है? तो ये लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस होता था पहले, जब वो कामयाब नहीं हुआ तो ऐसा लगा कि उसको और मजबूत बनाने की जरूरत है, तब वो उसका उत्तराधिकारी यूएनओ को बनाया गया। ठीक है, फिर यूएनओ की स्थापना होती है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां जो सदस्य देश है वो कौन सा है? तो सूडान है।
अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में, ठीक है। और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पे स्टार्टिंग में, कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस तरीके से एमसीक्यू बना दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो सुरक्षा परिषद है, यानी कि जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें स्थायी सदस्य होते हैं यानी परमानेंट मेंबर होते हैं, और टेम्परेरी सदस्य होते हैं। तो ये कितने होते हैं? तो 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं टेम्परेरी मेंबर, ठीक है। यानी स्थायी सदस्य 5 है और अस्थायी सदस्य 10 है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जून 2006 में लेबनान जो था, इसमें किसने हमला किया था? तो जून 2006 में लेबनान पर इजराइल ने हमला किया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र था उस पर हस्ताक्षर किए थे? अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको देखा है, 51 देश थे। नेक्स्ट है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है कौन है? वो तो एंटोनियो गुटेरियस है, ठीक है। अब एंटोनियो गुटेरियस से एक दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए एंटोनियो गुटेरियस कहाँ के हैं, तो आपको याद रखना है ये पुर्तगाल के हैं, बिल्कुल पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अगर पेपर को टफ बनाया जाता है तो ही पूछा जाएगा। ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1995 से 2002 तक। फिर यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी जो है इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। सोशलिस्ट इंटरनेशनल जो है इसके अध्यक्ष ये रह चुके हैं, और अभी ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव है। तो आप पेपर में मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें कि बताइए एंटोनियो गुतेरियस जो वर्तमान में यूएनओ के महासचिव है वो कौन से नंबर के महासचिव है? ऑप्शन में दे दें 7वें नंबर के, 8वें नंबर के, 9वें नंबर के, 10वें नंबर के। तब आपको याद होना चाहिए कि वो 9वें नंबर के, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो पावर मिली हुई है? तो 5 सदस्य हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है, ठीक है। अब आप मुझे उन 5 सदस्यों के नाम बताइए कमेंट में जिनको वीटो पावर मिली है, और आप कमेंट में पहले अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर आप उन 5 देशों के नाम लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला जो चेहरा है वो कौन सा है? तो इसके महासचिव होते हैं, और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरियस हैं, आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि वीटो पावर का सबसे कम इस्तेमाल किसने किया था? तो देखिए ये आपके सामने मैंने इमेज रख दी है, इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल 135 बार जो करा है वो सोवियत संघ ने करा है, और सबसे कम इस्तेमाल यानी 11 बार करा है वो चीन ने करा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? चीन, 11 बार करा है इसने, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944। अब यहाँ पे एक और चीज़, 1944 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है, सिंपल है। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये क्या काम करता है, तो ये आप ही बताना कि विकासशील देश है ना, उनकी मदद करता है, ठीक है। और ये शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, या फिर कृषि सिंचाई वगैरह में ये क्या करता है? अनुदान वगैरह देता है। तो आप ऐसे बता सकते हैं। और जो ज़्यादा गरीब देश है उनको ये अनुदान वापस भी नहीं चुकाने पड़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे चलते हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो होते हैं, जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, 10 सदस्य होते हैं, हमने पढ़ा है। वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल? 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसने किया है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सोवियत संघ जो है इसने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है? तो विश्व व्यापार संगठन जो है किसका उत्तराधिकारी है? इसका आंसर हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उसमें सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है? अमेरिका। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए, पहले नंबर पे सबसे ज्यादा जो है अमेरिका है। दूसरे नंबर पे कौन है? मान लो आपसे पूछ ले कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो आपको याद रखना है चीन। आपसे ये पूछ ले कि तीसरे नंबर पे कौन है, तो आपको याद रखना है जापान। बस इतना ही याद रखना है, 1 2 3 ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इंडिया देखोगे आप 21वें नंबर पे है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, परसेंटेज में पूछे तो 22% का योगदान जो है यूएनओ में यूएसए का है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1995 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में, यानी 1957 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका प्रमुख कार्य जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये तकनीकी सहायता मुहैया कराता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है, ठीक है, ये भी है। मांगे जाने पर वित्तीय सहायता देता है, ये भी है। यानी कि तीनों ही सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये तो एमसीक्यू में है, बट इसमें ना 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद करके जाना। क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन में है चिकित्सा से, या मानव अधिकार से, या समाचार पत्रिका से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए, ये मानव अधिकार जो है यानी कि जो ह्यूमन राइट है, ठीक है, इससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर जो है यानी कि इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो ये हेग में है, ठीक है, हेग। तो याद रखना है, हो सकता है पेपर में आ जाए। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय जो स्वयंसेवी संगठन है ह्यूमन राइट वॉच, और ये जो है ये किससे रिलेटेड है? ये गरीब बच्चों की मदद करता है, या मानव अधिकारों की वकालत करता है, या जो बुजुर्ग हैं उनकी मदद करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संगठन है ना, जो एनजीओ है, ये मानव अधिकार यानी कि जो ह्यूमन राइट है, ठीक है, इसकी वकालत करता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है खतरे से आज़ादी, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? ऑप्शन में है वैश्विक सुरक्षा, नहीं, ठीक है, पड़ोसी देश की सुरक्षा से भी नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से होती है, ठीक है। आपने पारंपरिक धारणा में राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में पढ़ा होगा, इसको 2 हिस्सों में बांट के देखते हैं, देश के अंदर अंदर की चीज़ों से प्रॉब्लम या फिर बाहर के देशों से कोई खतरा हो, ठीक है, यानी कि राष्ट्र की बात चल रही है ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कि 1946 से 1991 के बीच गृह युद्ध की संख्या जो है वो कितने गुना बढ़ गई है? तो मल्टीप्लाई 12, यानी 12 गुना, ठीक है। सोचो कितना ज़्यादा बढ़ चुकी है। अमेरिका ने 1980 के दशक में किसके खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया? ठीक है, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन ना आपके पेपर में आ सकता है। तो अमेरिका, आपको याद है कि अमेरिका की दुश्मनी किससे रहती थी? तो यूएसएसआर से रहती थी, यानी कि आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। जैविक हथियार संधि BWC कब हुई थी? तो ये जो BWC संधि है, जैविक हथियार संधि जिसको कहते हैं, ये 1972 की है, यानी 1972 की है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपरोध का मतलब क्या होता है? युद्ध को बढ़ावा देना नहीं, युद्ध में अलग रहना नहीं, ठीक है, युद्ध की आशंका को कम करना, ठीक है, ताकि युद्ध रुक सके। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध की स्थिति में किसी सरकार के पास कौन से ऑप्शन होते हैं? तो देखो ये 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि सरेंडर कर दे, दूसरा ऑप्शन होता है कि दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान ले, ठीक है, तीसरा ऑप्शन होता है कि युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाना कि दूसरा पक्ष खुद ही डर जाए। तो ये तीनों ऑप्शन रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि जैविक हथियार संधि यानी जो BWC थी, इसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये 155, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आंतरिक रूप से विस्थापित जन किसे कहा जाता है? यानी कि मान लीजिए, देखिए ये देश है हमारा, मैं मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, अच्छा नहीं बन पा रहा है, ठीक है। मान लीजिए हमारा देश है, देश के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, आप चाहे नॉर्थ में चले जाओ, चाहे साउथ में चले जाओ, ठीक है, ईस्ट में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, या बीच में आ जाओ, कहीं भी पूरे देश के अंदर अंदर अगर विस्थापित हो रहे हैं तो इसको आंतरिक रूप से विस्थापित कहा जाता है, ठीक है, यानी कि जो देश के अंदर ही कहीं भी विस्थापित हो जाए। अप्रवासी कौन होते हैं? ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी मर्जी से देश को छोड़ते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो ये अप्रवासी है, ए ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है ABM, यानी कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि जो है ये कब की है? तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि जो है ये 1972 की है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और याद रखना, हो सकता है पेपर में आ जाए। नेक्स्ट है कि ये जो CWC है, यानी कि जो रासायनिक हथियार संधि है, केमिकल्स वेपन्स कन्वेंशन जो है, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये कब की है? तो ये आपकी 1997 की है, 1997। नेक्स्ट है कि ये जो रासायनिक हथियार संधि थी, इसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर करे थे? तो 193, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से खतरे के नए स्रोत हैं? तो देखिए, आतंकवाद खतरे का नया स्रोत है, बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग भी खतरे का नया स्रोत है, क्योंकि अगर आज से 100 साल पीछे चले जाओ तो ग्लोबल वार्मिंग नाम की कोई चीज़ भी नहीं दिखेगी आपको। निर्धनता को पहले खतरा नहीं माना जाता था, लेकिन आज के समय में इसे खतरे के रूप में देखा जाता है। महामारी, ठीक है, ये सारे ही खतरे के नए स्रोत हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समझौते में वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है उसको कम करने के संबंध में दिशा निर्देश जो है वो बताए गए हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग और ये जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल नाम का जो समझौता था इसमें बताया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शरणार्थी कौन होते हैं। तो देखिए शरणार्थी आप नाम से समझ जाइए जो शरण लेने के लिए मजबूर हो। अब शरण के लिए मजबूर कौन होंगे, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई युद्ध हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई राजनीतिक उत्पीड़न हो, इस कारण मजबूरी में अगर वो देश छोड़ रहे हैं। ठीक है, सोचिए मजबूरी में देश छोड़ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, जिस देश में भी जाएंगे वहाँ पे शरणार्थी बन के रहेंगे। तो शरणार्थी कौन होते हैं, ऐसे लोग जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, दंगा, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2003 तक पूरी दुनिया में कितने करोड़ लोग जो है HIV एड्स नामक जो बीमारी है, संक्रमण है, इससे प्रभावित हो चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 करोड़ लोग। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला है कि 1990 के दशक में कौन सा देश है जहाँ पे मैड काऊ, अब ये मैड काऊ नाम की जो बीमारी थी ये फैल गई, जिसके कारण उसको अरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा था। तो कौन सा देश था वो, ब्रिटेन था। ठीक है, ब्रिटेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि HIV एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स जैसी ये जो महामारी है ये तेजी से फैलती है, इसका क्या कारण है, इसका कारण है आप्रवास, व्यवसाय, बिजनेस के कारण भी हो सकती है, पर्यटन और सैन्य अभियान से, ये सारे ही इसके कारण है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2017 के अनुसार विश्व में जो विस्थापित लोग हैं उसको शरण में सबसे ज़्यादा, मतलब शरण कहाँ पे दी गई है। ऑप्शन में है अमेरिका में दी गई है, या यूरोप में दी गई है, या अफ्रीका में दी गई है, या एशिया में। तो देखिए अमेरिका में 16%, यूरोप में 17%, एशिया और पैसिफिक में 11%, मिडिल ईस्ट में और उत्तरी अफ्रीका में 26%, और सबसे ज़्यादा है अफ्रीका में 30%। तो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में दे रखा है 30%, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर नंबर 5 था इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं MCQ। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अराल के आसपास जो बसे हजारों लोग हैं वो अपना घर बार छोड़ना उनको पड़ा था। क्यों छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे जो पानी था ना वो जहरीला हो गया था। ठीक है, अब जहाँ पे पानी जहरीला होगा तो जाहिर सी बात है लोग वहाँ पे रहेंगे नहीं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है लिमिट्स टू ग्रोथ नामक जो पुस्तक है ये कब प्रकाशित हुई थी। तो ये सन 1972 में ये प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है कि लिमिट्स टू ग्रोथ नामक जो पुस्तक थी उसमें उसको किसने प्रकाशित किया था। तो क्लब ऑफ रोम इसने इसको पब्लिश करवाया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है रियो सम्मेलन जो है जिसको अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, ये कब हुआ था। तो ये सन 1992 में हुआ था, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो ये जो पृथ्वी सम्मेलन है ये रियो डी जनेरियो में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे है, ये ब्राज़ील में है। तो ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। नेक्स्ट है रियो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। तो 170, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जिन संसाधनों पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसे क्या कहा जाएगा, उसको सबके संसाधन कहा जाएगा, या उसको अंतर्राष्ट्रीय संपदा कहा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा साझी संपदा। नेक्स्ट है कि एजेंडा जो 21 है इसका रिलेशन जो है वो किससे है। तो इसमें जलवायु परिवर्तन के बारे में बात हुई, इसमें जैव विविधता पे बात हुई, वानिकी से रिलेटेड नियमाचार रखे गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी, तीनों की बातें इसमें थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट जो है ये कब पब्लिश की गई थी। तो ये 1987 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि आवर कॉमन फ्यूचर नाम की जो रिपोर्ट है इसमें किस बात की चेतावनी दी गई थी। इसमें ये चेतावनी दी गई थी कि आर्थिक विकास के जो चालू तौर तरीके, यानी आज के समय में जो अंधाधुन औद्योगिकरण किया जा रहा है, अंधाधुन पेड़ों को काटा जा रहा है, ये आज के समय में कामयाब है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही इससे, लेकिन फ्यूचर में यानी आने वाले समय में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अपना। नेक्स्ट है कि आज के विश्व में लगभग कितने मूल निवासी हैं। तो आज अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में लगभग 30 करोड़ आप मान लीजिए कि मूल निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओजोन परत में जो छेद की खोज है ये कब हुई थी। तो ये 1980 का दशक जो है इसके मध्य में हुई थी, यानी ये 1985 के आसपास की बात है। ठीक है, देखा गया था कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद देखा गया जिससे कि
ये खतरा हो सकता था, क्योंकि उससे जो डायरेक्ट सूर्य की किरणें आती है अंटार्कटिका पे पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, बर्फ़ पिघलेगी, जिससे कि जल स्तर बढ़ेगा और ये नुकसान करेगा। नेक्स्ट है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल जो है इस पे हस्ताक्षर कब किए थे। तो ये समझौता तो वैसे 1997 का है, लेकिन भारत ने इस पे हस्ताक्षर 2002 में किए थे। ठीक है, तो हो सकता है पेपर में आपके आ जाए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि अंटार्कटिका संधि का संबंध किस वर्ष से है। तो 1959 यानी 1959 की संधि है। और विश्व में पहला बांध विरोधी आंदोलन जो है कहाँ पे शुरू हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन जो था ये कब हुआ था। तो ये 1980 का दशक जो है इसके शुरुआती वर्षों में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है ये कब आया था। तो ये 2001 में, ठीक है, 2001 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि तुर्की और सीरिया तथा इजराइल के बीच, सॉरी, इराक के बीच में किस नदी पे बांध निर्माण को लेकर विवाद था। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, फरात नदी। ठीक है, अब यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है इसमें से। ये तो मैंने आपको बता दिया कि तुर्की, सीरिया, इराक के बीच में फरात नदी में बांध को लेकर विवाद था, एक दूसरे से ठनी हुई थी। तो ये तो ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ से आपके पेपर में। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसको समझिए। पेपर में आएगा कि 1950 और 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच में संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो था, इनमें से प्रत्येक देश में जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी के बहाव को मोड़ने की कोशिश की गई थी। तो यानी कि ये जो हो रहा था, ये विवाद किस नदी के लेकर लेकर हो रहा था। तो ये जॉर्डन और यारमुक नदी जो है, ठीक है, यहाँ पे जो पानी बहाव को मोड़ने की वजह से हो रहा था। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि क्यों हुआ था। आगे अगला क्वेश्चन है कि पहला बांध विरोधी आंदोलन जो है किस नदी पे चला था। तो ये ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन नदी जो थी इस पे चला था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा जो तेल उत्पादक देश है वो कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा अगर तेल उत्पादक देश की बात करें तो सऊदी अरब है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल जो है, इंडिजिनस पीपल, इसका गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1975 में। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीट हो जाए, तो याद करके जाना है। ठीक है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि जो मापुसे नाम की जो मूल निवासी, ये एक तरह से मूल निवासी है, जनजाति है। ठीक है, तो ये इसका संबंध जो है किस देश से। तो ये चिले से रिलेटेड है, यानी कि चिले से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बता दिए। क्वेश्चन यही होंगे, बस लैंग्वेज घुमाई जा सकती है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको याद करके जाना है। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि सारे क्वेश्चन आपको आते हैं या नहीं आते। अगर आपको पूरी वीडियो में से 1, 2, 5, 7 क्वेश्चन नहीं आते तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते तो ये बड़ी बात है, तो आप इसको याद करके जाइए। चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रवाह, यानी जब एक वस्तु का दूसरी जगह पे पहुंचना, विचारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना, लोगों की एक जगह से दूसरी जगह पे आवाजाही। ठीक है, तो ये सब वैश्वीकरण के तहत होता है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड सोशल फोरम जो है इसकी पहली बैठक जो है ये कब और कहाँ पे हुई थी। तो 2001 में हुई थी। ब्राज़ील में एक जगह है पोर्टे अलगेरे, यहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट है कि 1999 में विश्व व्यापार संगठन की जो मंत्री स्तरीय बैठक है ये कहाँ पे हुई थी। तो ये सिएटल में हुई थी। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, सिएटल। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण का विरोध किसने किया था। तो ये देखो, वामपंथियों ने भी किया था, दक्षिणपंथियों ने भी किया था। अपना आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, ये कथन सही नहीं है कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा तीनों पॉइंट सही हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से देख के जाना, क्योंकि वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना थोड़ी होती है, इसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है WSF का विस्तृत नाम लिखना है। तो वर्ल्ड सोशल फोरम इसका फुल फॉर्म होता है। वैश्वीकरण का प्रमुख कारण जो है वो है टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी, और दूसरे देशों के उत्पादकों को निर्यात की अनुमति ना होना, इसको हम कहते हैं संरक्षणवाद की नीति। ठीक है, वैश्वीकरण के उदय का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण, इसमें आपको अच्छी टेक्नोलॉजी भी है, संचार की क्रांति भी है, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव भी है। तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव नहीं है। तो आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि जो है ये वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी बुक 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, और ये लास्ट चैप्टर था, इसमें से ज़्यादा एमसीक्यू बनते ही नहीं है इस चैप्टर में से, इतने ही बनेंगे 5-7 ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारे कराते हैं। अब चलेंगे बुक 2 की तरफ। बुक 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आ गए हैं बुक 2 में। बुक 2 में देख लो एक बार, ये सारे चैप्टर हैं और इन सभी चैप्टर के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है,
आज़ाद भारत के सामने मुख्यतः 3 चुनौतियां थी। वो 3 चुनौतियां कौन सी थी? तो सबसे पहले नंबर पे एकता को बनाए रखना, बिल्कुल ठीक है। लोकतंत्र कायम करना, समूचे समाज का विकास करना, यानी तीनों ही पॉइंट ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के समय किन 2 बातों पर सबकी सहमति थी? तो पहला पॉइंट है लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन चलेगा, ये ठीक है। सभी के भले के लिए काम किया जाएगा, ये भी ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों ठीक है। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार से शासन चलेगा, सब तैयार थे, और सबके भले के लिए सरकार काम करेगी, इस पे सब सहमत थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू जी ने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को ये 1947 की बात है, जो प्रसिद्ध भाषण दिया था उसको किस नाम से जाना जाता है? देखो, इसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में बोले तो भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। तो बी और सी दोनों हो जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है, सिंपल है। आगे चलते हैं। संविधान में डैश के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया है जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए, यानी कि डीपीएससी, ठीक है। डीपीएससी में हमारा इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए, इसमें क्या था, जब हमारा संविधान बना था ना, तो संविधान को बनाने वाले इस बात को समझते थे कि सरकार सारी चीज़ों को कभी भी पूरा नहीं कर सकती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को उन्होंने डीपीएससी के तहत डाल दिया था, यानी बाद में सरकार इसको पूरा कर सकती है, और सरकार पे दबाव भी नहीं डाला गया, मतलब कि इसके लिए आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते कुछ मुद्दों पे, ठीक है, कि डीपीएससी को लागू नहीं किया जा रहा है। तो सरकार उस पर स्वतंत्र होती है, निष्पक्ष रूप से वो चाहे तो कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये था। अगला क्वेश्चन है कि अमृता प्रीतम किस भाषा की कवयित्री है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये पंजाबी की है, लेकिन अब इसमें से 2-3 क्वेश्चन और आते हैं। देखिए, अमृता प्रीतम से देखो, सबसे पहले तो ये पंजाबी भाषा की कवयित्री हैं, ये हमने समझ लिया। फिर इनको कौन से अवार्ड मिले हुए हैं? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। इनको पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये दोनों याद रखना। हो सकता है पेपर में क्वेश्चन ये ना आए, बल्कि ये पूछ ले कि बताइए अमृता प्रीतम को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। फिर सबसे लास्ट पॉइंट है कि ये जो एक पत्रिका थी जिसका नाम था नागमणि, ये नागमणि पत्रिका की संपादन करती थी, ठीक है। यानी कि संपादन कौन सी पत्रिका का करती थी? नागमणि। तो पेपर में हो सकता है नागमणि पत्रिका के बारे में पूछ लें, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि 2 राष्ट्र सिद्धांत, यानी जिसको हम 2 नेशन थ्योरी या फिर द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं, ये किसने दिया था? तो ये मुस्लिम लीग ने दिया था, ठीक है। ए याद रखना है आपको, मुस्लिम लीग। नेक्स्ट है कि भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ था? तो सभी जानते हैं कि हमारा जो देश का विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पे हुआ था। नेक्स्ट है कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, आता है पेपर में। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में हुआ था, ठीक है, 1906 में। रजवाड़े जो थे, रियासतें जो थी, वो कितनी थी? 565, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय डैश सहमति पत्र पे हस्ताक्षर के द्वारा होता था? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, नाम याद रखना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। नेक्स्ट है डैश के शासक को निजाम कहते थे? तो जो हैदराबाद का शासक थे उसको निजाम कहा जाता था। रजाकार कौन थे? निजाम का अर्धसैनिक बल, ये एक तरह से उसके गुंडे थे, और ये अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक थे। ये मुस्लिम थे, ये खासकर हिंदू और हिंदुओं को टारगेट बनाते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मारपीट, लड़ाई झगड़ा, हत्या, बलात्कार, ये सारे काम करे इन्होंने। नेक्स्ट है कि महाराजा बोधचंद्र सिंह का संबंध निम्न में से किस रियासत से है? तो ये मणिपुर से है। डैश भारत का पहला भाग है जहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपना के 1948 में चुनाव कराया गया था। मणिपुर में कराया गया था, इंपॉर्टेंट है, जून 1948 में ये चुनाव हुए थे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। फिर भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करने का वादा कांग्रेस ने कर दिया था, तो किस अधिवेशन में किया था? नागपुर अधिवेशन 1920 में, ठीक है। अगला है कि किस गांधीवादी नेता की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हुई थी? तो इनका नाम है पोटी श्रीरामुल्लू, ठीक है। कांग्रेस के थे, विरोध कर रहे थे, और 56 दिन तक भूख हड़ताल करी थी इन्होंने। उसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसके बाद दंगे वगैरह भी हो गए थे। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी थी। जो ये पूछा गया कि आपसे कि ये घोषणा कब की गई थी, ठीक है। तो 1952 में हुई थी, दिसंबर महीने में हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में, 1953 में हुई थी। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ था? 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र और गुजरात जो है ये राज्य बने थे, कब बने थे? 1960 में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पंजाब को पूर्ण राज्य का दर्जा 1966 में जाके मिला था, ठीक है।
अब देखो यहाँ से आपके ही 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, हो सकता है पेपर में आ जाए। जैसे 1960 में महाराष्ट्र, गुजरात, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पंजाब 1966 में अलग राज्य बना, ये भी हम देख चुके हैं। फिर ये याद रखना, पंजाब से अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाए थे। अब पंजाब हरियाणा तो सब जानते हैं, बहुत सारे बच्चे हो सकता है ना जानते हो कि हिमाचल प्रदेश भी उसी से अलग होके बना है। पंजाब बहुत बड़ा होता था और पंजाब का काफ़ी बड़ा हिस्सा तो पाकिस्तान में भी चला गया है, ठीक है, वहाँ पे उसे पंजाब कहा जाता है। तो पंजाब अपने आप में बहुत बड़ा था। फिर यहाँ पे पूछा जा सकता है कि असम से अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया था, ठीक है। तो मेघालय कब बना? 1972 में बना। इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा भी बना, ठीक है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बने, ये पूछा जा सकता है। नागालैंड 1963 में बना, ये पूछा जा सकता है। 2000 में यानी सन 2000 में 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों बने थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में बना था, तो ये सबसे नया राज्य है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर फर्स्ट है, इसके सारे इंपॉर्टेंट मैंने एमसीक्यू आपको बता दिए हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी, सेकंड बुक का चैप्टर नंबर सेकंड देखते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को तो अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। लेकिन ये लागू कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। और प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे ये सुकुमार सेन थे। मतदाता सूची की जो पहली लिस्ट आई थी उसमें महिलाओं के नाम गलत दर्ज हो गए थे। कितनी महिलाओं के? तो लगभग 40 लाख। प्रथम चुनाव के समय देश में कितने मतदाता थे? तो उस समय देश में 17 करोड़ मतदाता थे, जिसमें से साक्षर कितने थे? तो केवल 15% ही साक्षर थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि चुनाव में ईवीएम जो मशीन है उसका इस्तेमाल कब शुरू हुआ था? तो ईवीएम का जो शुरुआत पूछी गई है, ठीक है, तो ये 1990 के दशक के, ठीक है, सॉरी 1990 के दशक के अंत में शुरू हुआ था, तो ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम जो थे ये शिक्षा मंत्री थे। पूरे देश में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? अब देखो, शुरू में यही क्वेश्चन आया था, वहाँ पे क्या पूछा था कि ईवीएम की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत आएगी तो आप लिखोगे 1990 के दशक के अंत में। लेकिन अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा है कि पूरे देश में कब ईवीएम कब तक आ चुकी थी? तो 2004 तक पूरे देश में ईवीएम से चुनाव होने लगे थे, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए आपने, दोनों में अलग अलग बातें पूछी हुई है, तो इस तरीके से पेपर में आएगा, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक हैं? तो मौलाना अबुल कलाम। और मौलाना अबुल कलाम से 2-3 चीज़ों को याद रखना है, पेपर में आता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। फिर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक हैं, विभाजन के विरोधी हैं, और इस्लाम के विद्वान हैं, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे कि और पछताएंगे कि भारत का जो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है वो फेल हो गया, यानी असफल हो गया। ये किसने लिखा था? तो ऑर्गेनाइजर नाम की एक मैगजीन थी, ठीक है, उसने ये लिखा था। नेक्स्ट है कि भारत के पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में हुए थे। वैसे इसको 1952 का ही चुनाव कहा जाता है, लेकिन पेपर में अगर इस तरीके से लिखाएगा तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। लोकसभा के पहले चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो 364 सीटें मिली थी उसको। टोटल 489 में से उसको 364 सीटें मिल गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो पहले आम चुनाव थे उसमें कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पे थी? तो जो कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है सीपीआई, ठीक है, ये जो थी ये दूसरे नंबर पे थी। तो इसको कितनी सीटें मिली थी भाई कम्युनिस्ट पार्टी को? 16 सीटें लेकर ये सेकंड नंबर पे थी। नेक्स्ट है कि केरल में डैश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन की सरकार बनी थी। तो केरल में 1957 में गठबंधन की सरकार बनी थी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की। और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जो स्वास्थ्य मंत्री का पद है वो किसको मिला था? तो स्वतंत्र भारत में जो पहला मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थी वो थी अमृता कौर। अब अमृता कौर में से ना आपको एक चीज़ याद रखना, ये जो अमृत कौर है इसमें से 1-2 क्वेश्चन और आ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, स्वतंत्र भारत की पहले शिक्षा मंत्री रही हैं, कब तक पद पे रही है? 1957 तक रही है, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री रही हैं पहली। और कौन से धर्म मिला था इन्हें? माता से ईसाई धर्म मिला था, ठीक है। कपूरथला के राज परिवार में इनका जन्म हुआ था, तो ये पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी को 126 सीटों में से कितनी मिली थी, तो 60 सीटें मिली थी इसको 126 में से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल की सरकार को कब केंद्र सरकार ने बर्खास्त करा था, तो 1957 में ये बनी थी, 2 साल के बाद यानी 1959 में 1959 में इसको बर्खास्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बर्खास्त किया तो वो कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 356, ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत इसको बर्खास्त किया गया था। ये बहुत ज़्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इनका नाम है आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन देशों में वहाँ का संविधान एक ही पार्टी को देश में शासन की अनुमति देता है, तो चाइना में भी है ऐसा, क्यूबा में भी ऐसा, सीरिया में भी है, तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व जो है वो कानूनी और सैन्य उपाय के चलते हुआ है, तो ऐसा म्यांमार में हुआ है, ऐसा बेलारूस में हुआ है, ऐसा इरिट्रिया में हुआ है, यानी यहाँ पे भी आंसर अपना हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जो संचार मंत्री थे या खाद्य और कृषि मंत्री थे, ये कौन थे, तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, रफ़ी अहमद किदवई। अब यहाँ पे याद रखना कि यूपी के नेता हैं, ठीक है, पेपर में आया हुआ था ये मैप में कि रफ़ी अहमद किदवई का संबंध किस राज्य से है, तो ये यूपी से हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन छोटी छोटी चीज़ों को याद करके जाना है। 1946 में दोबारा मंत्री बने थे, स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री बने थे और खाद्य और कृषि मंत्री बने थे, ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब टूटी थी, तो ये 1964 में 2 हिस्सों में टूट गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, 1951 में हुई थी, और भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और अंतरिम सरकार में कौन से विपक्षी नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया गया था, देखिए भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, विपक्षी हैं, लेकिन इनको कैबिनेट में शामिल किया गया, तो आंसर हो जाएगा A एंड B दोनों। चैप्टर नंबर 3 के MCQ क्वेश्चन देखते हैं बुक 2 के। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं, तो हमने पढ़ा है उड़ीसा के बारे में, ठीक है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, हमने उड़ीसा को पढ़ा था, अच्छे से समझा था कि किस प्रकार से वहाँ पे लौह अयस्क के संसाधन थे जिसके कारण वो महत्वपूर्ण हो गया था। नेक्स्ट है कि विकास का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है, तो देखिए विकास का मतलब होता है आर्थिक समृद्धि, और इसके साथ साथ आर्थिक सामाजिक न्याय, दोनों चीज़ें होती है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, A और B दोनों। नेक्स्ट है कि डैश से अमूमन उन लोगों की तरफ इस संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह है उसकी तरफदारी करते हैं, तो ये है वामपंथी, ठीक है, ये जो कम्युनिस्ट होते हैं इसकी तरफ इशारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि जो लोग खुली प्रतिस्पर्धा चाहते हैं, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चाहते हैं, ठीक है, इसके जरिए वो प्रगति की बात करते हैं, वो कौन सी विचारधारा है, तो ये दक्षिणपंथी विचारधारा है, ठीक है। और इनको लेफ्ट और राइट की तरीके से भी देखा जाता है, इसको मतलब राइट विंग कहा जाता है और इसको लेफ्ट विंग कहा जाता है, यानी कि जो वामपंथी होते हैं ये लेफ्टिस्ट भी कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे, तो आप सभी जानते हैं कि 2 मॉडल थे, ठीक है, समाजवाद का और दूसरा है पूंजीवाद का, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट है कि योजना आयोग जो है ये इसका गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग जो बनाया गया था ये 1950 में बना था, एंड कौन से मंथ में बना था अगर पूछे तो मार्च में बना था, ठीक है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग को कब समाप्त किया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे। अब यहाँ पे आप समझिए, मैं आपको एक डेट बताता हूँ, 13 अगस्त 2014 में इसको समाप्त किया गया था, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे C। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैंने ऑप्शन में रखा होता 2015 तो हो सकता है कुछ बच्चे 2015 कर देते। अब यहाँ पे गलती क्यों होती है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि योजना आयोग कब समाप्त किया गया, तो इसको 13 अगस्त 2014 को समाप्त किया गया था, लेकिन होता क्या है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के बदले नीति आयोग ला दिया गया था। तो जब भी हमारे दिमाग में नीति आयोग आता है और दिमाग में ये डेट आ जाती है कि 2015, तो कई बार गलती से 2015 क्लिक कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन याद रखना कि कब समाप्त किया गया, एग्जैक्ट अगर पूछे तो 13 अगस्त 2014, ऑप्शन में अगर 13 अगस्त नहीं है केवल 2014 है तो 2014 ही लगाना है, 2015 नहीं लगाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, योजना आयोग की जगह नया आयोग कौन सा बनाया गया था, हम सभी जानते हैं कि नीति आयोग बनाया गया था, ठीक है। और नीति आयोग कब से चल रहा है, तो आपको यहाँ पे डेट याद रखनी है 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। नेक्स्ट है कि बॉम्बे प्लान का संबंध किस वर्ष से है, तो ये 1944 में से संबंधित है। भारत में पंचवर्षीय योजना का विकल्प कहाँ से लिया गया है, तो आप सभी जानते हैं कि सोवियत संघ से, यानी कि USSR से ये मॉडल हमने अपनाया था। नेक्स्ट है कि पहली पंचवर्षीय योजना में डैश को
अधिक महत्व दिया गया था? तो कृषि, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पे अधिक ध्यान दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य अर्थशास्त्री थे वो कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो के.एन. राज जो थे ये प्रमुख अर्थशास्त्री थे। इन्होंने क्या कहा था कि हमको जो विकास है वो धीमी गति से करना चाहिए, ठीक है, इन्होंने धीमी गति से विकास करने की बात कही थी। नेक्स्ट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना को सर्वाधिक किस चीज़ को महत्व दिया गया था? तो पहली में तो कृषि को दिया था, तो कृषि को काट दो। अब दूसरी में देखो, ऑप्शन ध्यान से देखो तो आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा है उद्योग, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ए ऑप्शन को लगाओगे। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी? तो ये 1956। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है पीसी महालनोबिस, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के कौन से राज्य में 100% साक्षरता है? तो केरल में आपको ये देखने को मिलती है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जेसी कुमारप्पा, ठीक है, किसने लिखी थी ये? जेसी कुमारप्पा इसके लेखक हैं। भारतीय लोकदल नाम की पार्टी जो है वो किसने बनाई थी? तो ये चौधरी चरण सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया? तो हमने ना तो पूरी तरीके से पूंजीवाद को अपनाया, ना ही समाजवाद को, ना ही साम्यवाद को, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के द्वारा अपनाया गया मिला जुला मॉडल जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसकी आलोचना करी थी। किसने आलोचना करी थी? तो देखिए, वामपंथियों ने, यानी जो दक्षिणपंथी यानी जो राइट विंग के इन्होंने भी करी थी, और वामपंथी जो लेफ्टिस्ट है इन्होंने करी थी, यानी दोनों ने करी थी। तो अपना आंसर हो जाएगा बी एंड सी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर नंबर 3 था इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर लिए। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 के एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है इसका जो गठन था वो किसने किया था? तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो आईएनए है जिसको इंडियन नेशनल आर्मी कहते हैं, इसका गठन कब किया गया था? तो ये 1942 में किया गया था। और आपकी बुक में लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक हुआ था, ठीक है। अब 1939 से 45 अगर आपको याद है तो आप 1955 काट दोगे, 1950 काट दोगे। अब आपके सामने दो ही ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ना थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन को करोगे तो आपके क्वेश्चन ठीक होने के चांस ज़्यादा होंगे। मान लो अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे? तो आप सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और इसके साथ साथ ये विदेश मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू जी की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या थे? तो पहला बिल्कुल ठीक है, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुत्ता को बचाए रखना। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। तीसरा, तेज रफ्तार से विकास करना। ये भी ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 5th क्वेश्चन देखते हैं। 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर डैश पे आक्रमण किया था। किस पे आक्रमण किया था? ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए। तो इसका सही आंसर है आपका मिस्र पे किया था इन्होंने आक्रमण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1956 में सोवियत संघ ने डैश पर आक्रमण किया था। तो सोवियत संघ ने किस पे किया था? हंगरी पे किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि बताइए नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने कब जो एशियाई संबंध सम्मेलन था इसका आयोजन करवाया था? तो ये करवाया था 1947 में। अब 1947 में करवाया था तो ये लास्ट वाला ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएगा क्योंकि इसमें तो 49 है। अब तीनों में 47 है। अब हमको महीना देखना पड़ेगा, तो मार्च में कराया था, ठीक है। उस समय हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब की ये बात है, तो मार्च में कराया गया था, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एफ्रो एशियाई सम्मेलन, एफ्रो का मतलब यहाँ पे अफ्रीका से है, और एशियाई आप जानते हो एशिया, यानी कि अफ्रीका और एशियाई संबंध सम्मेलन जो था ये कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो कब हुआ था? 1955 में हुआ था। तो अब 55 वाला ऑप्शन देखो, दिख रहा है आपको? एक ही ऑप्शन दिख रहा है 1955 का। ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। तो 1955 फिर कहाँ पे हुआ था? बॉन्डुंग में हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बॉन्डुंग कहाँ पर है? इंडोनेशिया का एक शहर है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो नींव है वो किस सम्मेलन में पड़ी थी? तो ये आपको एफ्रो एशियाई सम्मेलन है जो कि बॉन्डुंग सम्मेलन जिसको हम कहते हैं इसमें पड़ी थी, ठीक है। तो बॉन्डुंग सम्मेलन आप बता सकते हो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1961 में हुआ था, ठीक है। पूछे कहाँ पे हुआ था कि ये पहला सम्मेलन हुआ कहाँ पे था, तो आप कहोगे बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट है कि चीनी क्रांति कब हुई थी? तो ये 1949 में हुई थी, माओ के नेतृत्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? तो ये 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। देखो डेट को याद रखने का ना एक तरीका होता है कि आप डेट को थोड़ा किसी चीज़ से, किसी घटना से जोड़ दो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मेरी शादी हुई थी 26 अप्रैल, ठीक है। अब 26 अप्रैल मैं इसे जोड़ के याद रखता हूँ 29 अप्रैल, यानी 3 दिन बाद।
तो 29 अप्रैल ऐसे मैंने याद कर लिया। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको भी किसी डेट से जोड़ना है उसे, ठीक है। मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब आपको इस चीज़ से जोड़ के रखना है किसी चीज़ से, ताकि आप डेट को याद रखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना दिक्कत डेट में होती है। अगर मिलती जुलती डेट दे देंगे पेपर में तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पंचशील समझौते के दौरान भारत और चीन के तरफ से नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। पंचशील समझौता जो था, तो मतलब नेतृत्व का मतलब है किस किस के बीच में हुआ था। तो 29 अप्रैल 1954 तो याद है, लेकिन किस, हम उस समय में नेता कौन थे, तो इंडिया से तो नेहरू थे, ये तो आपको कन्फर्म है, और चाइना से कौन थे, चाउ एन लाई थे, ठीक है। तो चाउ एन लाई और नेहरू के बीच में हुआ था। भारत और चाइना के बीच में किन बातों को लेकर विवाद है, तो देखो सीमा विवाद बिल्कुल रहता है, तिब्बत पर जो चीन का कब्जा था इसको लेकर विवाद हुआ था, फिर दलाई लामा को हमने शरण दे दी थी तो इस पे भी विवाद था। तो यानी अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने भारत पे आक्रमण कब किया था, तो ये 1962 की घटना है, ये भी आपको याद रखना है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि दलाई लामा जो थे इन्होंने भारत में शरण मांगी थी, तो ये कब मांगी थी, तो 1959 में मांगी थी, ठीक है, 1959 में। नेक्स्ट है कि तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी जो बस्ती है भारत में वो कहाँ पर है, तो आप हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला, ठीक है। अब ये धर्मशाला ना जगह का नाम है, आप इसको वो वाली धर्मशाला मत समझना जिसमें लोग ठहरते हैं या रुकते हैं, वो अलग है, इस जगह का ही नाम धर्मशाला है, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के किन राजनीतिक दलों ने तिब्बत की आज़ादी के प्रति मतलब अपना सपोर्ट दिखाया था, तो देखो ये जो भारत की जो राजनीतिक पार्टी हैं इसमें आपको दिखेगी सोशलिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया था और जनसंघ ने सपोर्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1962 में भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था उसमें से निम्नलिखित में से किसने इस्तीफा दिया था, तो रक्षा मंत्री थे उस समय में वी के कृष्ण मेनन, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने भारत के किन दो हिस्सों पर अपना अधिकार जताया, तो चीन ने किन दो हिस्सों पे अधिकार जताया था, यानी अधिकार जताने का मतलब है कि अपना बता रहा था वो उसको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, इस पे विवाद होता है। जम्मू कश्मीर में लद्दाख या जो आप अक्साई चीन वाला हिस्सा कहते हो उधर के जगह पे भी ये अपना दावा करता है, ठीक है। तो ये बी और सी इसका दोनों ही सही हो जाएगा। नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत किस राज्य का पुराना नाम है, तो देखो अरुणाचल प्रदेश जो है ना इसका पुराना नाम नेफा है, तो हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है कि पहली बार नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया था, इसलिए लाया गया था क्योंकि चीन के इरादों को समय रहते वो समझ नहीं पाए थे। दूसरा क्या था, चीन के आक्रमण के समय हमारी कोई सैन्य तैयारी नहीं थी, तो ये बी और सी दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार डैश 1979 में चीन के दौरे पे गए थे विदेश मंत्री, यानी कि वो हमारे देश के विदेश मंत्री थे और विदेश मंत्री के तौर पे 1979 में गए थे चाइना के दौरे पे। कौन थे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप सही पकड़ोगे बिल्कुल। आपको पता है कि उस समय में अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो विदेश मंत्री थे, तो वो उसके दौरे पे गए थे, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि जो सीपीआई है ये टूट गई थी, कब टूटी थी, 1964 में ये दो हिस्सों में टूट गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी जल संधि जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, तो ये कब हुई थी, तो 1960 में ये संधि कराई गई थी, और उस समय इसका नेतृत्व किसने किया था, मतलब, ठीक है, भारत से कौन थे और उधर से पाकिस्तान से कौन थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई है, तो भारत की तरफ से नेहरू जी थे और उधर से अयूब खान थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता जो है ये कब हुआ था, तो ये समझौता 1966 में हुआ था। याद कैसे रखना है, आपको याद रखना है कि 1965 में युद्ध होता है भारत पाकिस्तान का, ठीक उसके एक साल के बाद 1966 में समझौता होता है, ठीक है। और किस भारतीय प्रधानमंत्री की मौत जो है वो ताशकंद समझौते के दौरान हो गई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री उस समय में प्राइम मिनिस्टर थे, ताशकंद में गए थे समझौता करने, लेकिन वहाँ पे उनकी संदिग्ध मौत हो गई थी, किसी को पता नहीं लग पाया कि उसके पीछे रीज़न क्या था। अगला क्वेश्चन है कि शिमला समझौता कब हुआ था, इसको भी याद रखने का वही तरीका, 1971 में होता है भारत पाकिस्तान का युद्ध, ठीक एक साल के बाद यानी 1972 में होता है ये शिमला समझौता, तो 1972 ढूंढिए कहाँ पे है, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है कि ये समझौता जो हुआ था उसमें भारत की तरफ से कौन थे और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, तो भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी, बिल्कुल ठीक है, उधर से थे जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। और रक्षा उत्पाद विभाग कब आया था, 1962, इंपॉर्टेंट है। और रक्षा आपूर्ति विभाग जो है 1965, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथी पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी, 1969 में लाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, 1974 में किया था, मई में किया था, पोखरण में किया था, ठीक है। पोखरण कहाँ पे है, राजस्थान में है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है।
नेक्स्ट है होमी जहांगीर भाभा कौन थे, तो ये वैज्ञानिक थे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया था, तो इसने 1964 में किया था, ठीक है। परमाणु अप्रसार संधि कब लाई गई थी, 1968 की संधि है। और अरब इजराइल युद्ध कब हुआ था, ये 1973 में हुआ था युद्ध। नेक्स्ट है कि परमाणु अप्रसार संधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया था, 1995 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया था। सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो सीटीबीटी का नाम है पूरा कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाते हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु जो थी वो कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1964 के मई महीने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद शुरुआती दिनों में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था। अब देखिए, आज के समय में तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ, हाथ है ना, लेकिन उस समय में हाथ नहीं होता था, उस समय में क्या होता था, दो बैलों की जोड़ी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दशक को खतरनाक दशक के रूप में देखते हैं, तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक के रूप में देखते हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारे संकट थे। तो 1960 के दशक में क्या क्या आपको देखने को मिलता है, 1962 में चाइना से युद्ध हो जाता है, और क्या देखने को मिलता है, 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, फिर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, और क्या आपको देखने को मिलता है, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। यहाँ पे खाद्यान्न संकट आपको देखने को मिलेगा, महंगाई देखने को मिलेगी आपको बहुत ज़्यादा, हिंसा दंगे भी देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है, कृषक आंदोलन भी आपको देखने को मिलेंगे, मॉनसून की असफलता भी देखने को मिलेगी, बिहार जैसे राज्य में खाद्य संकट देखने को मिलेगा। तो इतनी सारी प्रॉब्लम हुई थी, इसीलिए इसको खतरनाक दशक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नेहरू जी के बाद किसे प्रधानमंत्री बनाया गया था, किन को बनाया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे इनको बना दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेल दुर्घटना के समय उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए किस रेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री एक समय में रेल मंत्री होते थे, और उस समय में रेल दुर्घटना हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने उसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, के कामराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री कौन रहे थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, देखो बहुत छोटा कार्यकाल था इनका, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी, वरना ये पूरे 5 साल पूरा करते, लेकिन इनकी डेथ हो जाती है, तो ये इतने छोटे कार्यकाल को ही कर पाए थे। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद, ताशकंद, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद किन दो नेताओं के बीच में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बहुत टफ मुकाबला था, ठीक है। तो किसके बीच में था, एक तरफ थे मोरारजी देसाई और दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी, यानी इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से नेता मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो मोरारजी देसाई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने रुपये का अवमूल्यन करा था, तो इंदिरा गांधी ने किया था, इनका विरोध भी हुआ था काफ़ी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी ने सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये इसमें कौन सा, मार्क्सवादी लेनिनवादी जो ग्रुप था इन्होंने करा था। इन्होंने किसानों को भड़काया, देश में हिंसा करवाई, दंगे करवाए, आग लगवाई, ठीक है, ये करवाया था इन्होंने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नेता का संबंध गैर कांग्रेसवाद से है, तो RML यानी कि राम मनोहर लोहिया। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा का विरोध किया और द्रविड़ संस्कृति का समर्थन किया, तो C नटराजन अन्नादुरई, ठीक है, याद रखना, C नटराजन अन्नादुरई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई, तो 1967 का जो चुनाव था इसको राजनीतिक भूकंप के रूप में देखा जाता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस 9 राज्यों से हार गई थी और केंद्र में भी मुश्किल से ही सरकार बचा पाई थी। 1967 के चुनाव में जो KB सहाय हैं ये कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, ठीक है। ये कौन से स्टेट से चुनाव हारे थे, तो ये बिहार के थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1967 के चुनाव में कांग्रेस कितने राज्यों से गई थी, तो 7 और 9, यानी 9 राज्यों से चली गई थी, ठीक है। 7 + 2 यानी 7 राज्यों में तो बहुमत ही नहीं मिला था, 2 में दल बदल के कारण चली गई थी। द्रविड़ मुनेत्र कश्यप, DMK जिसको कहते हैं, ये चुनाव में डैश प्रांत से पूर्ण बहुमत के साथ आई थी, तो ये मद्रास प्रांत, आज के समय में तमिलनाडु है, ठीक है, मद्रास प्रांत में आई थी सत्ता में। द्रविड़ मुनेत्र कश्यप का विरोध, डैश का विरोध करके सत्ता में आई थी, तो ये हिंदी का विरोध करके सत्ता में आई थी। नेक्स्ट है कि राज्यों में गठबंधन की परिघटना
कौन से चुनाव के बाद आई है, तो ये 1967 के चुनाव के बाद राज्यों में गठबंधन देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे राज्यों में किसी को भी मतलब सत्ता नहीं मिल पाई थी, मतलब बहुमत नहीं मिल पाया था, तो इन्होंने मिलकर सरकारें बनाई थी जिसको गठबंधन सरकार कहते थे, ठीक है। तो 1967 के चुनाव के बाद जो गैर कांग्रेसी सरकारें राज्यों में बनी थी उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था संयुक्त विधायक दल की सरकार, ठीक है। और अलग अलग स्टेट में इनके अलग अलग नाम होते थे। जैसे कि देखो, पंजाब में जो संयुक्त विधायक दल की सरकार थी उसको किस नाम से जानते हैं, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पंजाब जो है पी से शुरू होता है और पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट भी पी से शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दल बदल की घटना में आया राम और गया राम का जो संबंध है वो किस वर्ष से है, तो ये 1967 की ही घटना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हो सकता है पेपर में आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि आया राम गया राम का जो जुमला है वो किस विधायक के नाम पर फेमस है, तो ये हरियाणा के विधायक थे जिनका नाम था गया लाल। निम्नलिखित में से किसे मिड डे मील का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मिड डे मील कहा जाता है इनको, के कामराज जो हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हो सकता है पेपर में आ जाए। कांग्रेस में प्रभावशाली नेताओं का जो गुट था उसको क्या कहा जाता था, सिंडिकेट। फिर इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, सिंडिकेट की। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हो गई थी, 1969 में हुई थी, अचानक से इनका देहांत हुआ था और कांग्रेस दो टुकड़ों में टूट गई थी। कब हुआ था, ये आप ये लगा लो, नवंबर 1969 तक ये सब हो चुका था। इंदिरा गांधी ने कब प्रिवी पर्स को समाप्त करने में सफलता पाई, तो इंदिरा गांधी ने 1971 में, ठीक है, इसमें सफलता पाई। प्रिवी पर्स की समाप्ति का किसने विरोध किया था, तो मोरारजी देसाई ने इसका खूब विरोध किया था। इंदिरा गांधी ने कब लोकसभा भंग करने की सिफारिश करी थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आ जाए। तो ये बात है 1970 के दिसंबर महीने की, ठीक है। नेक्स्ट है 1971 के चुनाव में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर एक संगठन बनाया था, उसको किस नाम से जाना जाता था, तो देखो इसको ग्रैंड अलायंस कहा जाता था, हिंदी में बोले तो इसको महागठबंधन कह सकते हो आप, ठीक है, ग्रैंड अलायंस। यानी कांग्रेस, इंदिरा वाली कांग्रेस एक तरफ, बाकी सारी पार्टियां एक तरफ, ठीक है। तो 1971 के चुनाव में सभी विपक्षी दलों ने, जो दल थे वो कांग्रेस के खिलाफ हो गए थे। ऐसे में डैश दल ने कांग्रेस को समर्थन करा। हाँ, सारी पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ थी लेकिन एक पार्टी थी जो कांग्रेस के साथ थी, उसको कहा जाता है सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। और 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आर और कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठबंधन था उसने कितनी सीटें जीती थी, इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कांग्रेस आर यानी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस और सीपीआई, इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था। कितनी सीटें जीती थी, दोनों ने मिलकर 375 सीटें जीती थी। उसमें से अगर मैं अकेले कांग्रेस की सीट की बात करूं तो 352 तो अकेले कांग्रेस की सीटें थी, ठीक है। और विपक्षी पार्टी जो थी जिन्होंने ग्रैंड अलायंस के साथ चुनाव लड़ा था उनको कितनी सीटें मिली, तो 60 से भी कम सीटें उनके हाथ में आई थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है और हो सकता है पेपर में सारे क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद करके जाने, ठीक है। तो पांचवा चैप्टर हो जाता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, डैश के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो ये 1971 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश संकट के दौरान लगभग डैश लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए थे, तो लगभग 80 लाख लोग भारत में आए थे। 1973 में चीज़ों की कीमतें कितने परसेंट बढ़ी थी, तो 23% बढ़ गई थी महंगाई, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठा लिए और राज्य विरोधी गतिविधि का सहारा लिया, तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी लेनिनवादी। इसने क्या करा था, जो किसान वगैरह थे या मजदूर थे उनको भड़काया था, देश में दंगे वगैरह करवाए थे, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करने के लिए, और वो तरीके अपनाए जो कि गलत थे। बाद में सरकार ने बैन भी करा इसको। अगला क्वेश्चन है कि 1974 में चीज़ों की कीमतें कितने परसेंट बढ़ी थी। देखो इससे पहले 1973 वाला पूछा था ना, तो इसमें 23% बढ़ी थी और ठीक एक साल के बाद यानी 1974 में ये 30% बढ़ चुकी थी, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1974 के जनवरी माह में डैश में छात्रों ने आंदोलन करा था। कहाँ पे आंदोलन करा था, तो गुजरात में किया था, ठीक है। गुजरात में हो रहे छात्रों के आंदोलन के दौरान किस नेता ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाने की बात कही थी, तो ये मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन है कि छात्र आंदोलन के दबाव में आकर गुजरात में जून में चुनाव कराए गए थे। कब कराए गए थे, तो ये 1975 के जून महीने में कराए गए थे, ठीक है। 1974 के किस महीने में बिहार में स्टूडेंट आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये मार्च महीने में शुरू हुआ था, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि बिहार के स्टूडेंट आंदोलन के दौरान जो स्टूडेंट थे उन्होंने कौन से नेता को बुलावा भेजा था, तो इन्होंने जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जेपी नारायण ने स्टूडेंट्स के सामने क्या शर्तें रखी थी, तो शर्तें ये थी कि आंदोलन में कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, और दूसरा
आंदोलन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, इसको पूरे देश में फैलाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही सही है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वो किससे संबंधित है? तो ये जेपी नारायण से संबंधित है, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इंडिया इज इंडिया, ये यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ठीक है, इस तरीके से ये नारा था। तो ये नारा किसने दिया था? तो ये डी के बरुआ ने दिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने चंबल के डकैतों का आत्मसमर्पण कराया था? ठीक है, चंबल के जो डकैत थे उनसे सरेंडर किसने करवाया था? तो जेपी नारायण ने करवाया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और याद रखना, हो सकता है पेपर में आ जाए। अगला है कि 1975 में जेपी नारायण ने जनता के डैश मार्च का नेतृत्व किया था, सॉरी, तो ये संसद मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। 1974 में रेलवे कर्मचारियों के द्वारा की गई रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। नेक्स्ट है 1973 में 3 वरिष्ठ जजों को इग्नोर करते हुए किसको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था, यानी सीजीआई बना दिया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एएन रे को बनाया गया था, ठीक है। इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार डैश उच्च न्यायालय के फैसले द्वारा दिया गया। तो ये इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है इसने फैसला सुनाया था, उसके बाद इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन था वो अवैधानिक करार दिया गया था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि वो न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने ये फैसला दिया था? तो जगमोहन लाल सिन्हा वो न्यायाधीश थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कब और किसके नेतृत्व में दिल्ली का जो रामलीला मैदान है यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन हुआ था? तो ये 25 जून 1975 में हुआ था और जेपी नारायण के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। संविधान के किस आर्टिकल के तहत इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी देश में? तो आप सभी जानते हैं आर्टिकल 352। नेक्स्ट है जिस समय आपातकाल लगाया गया उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये फखरुद्दीन अली अहमद ये थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के दौरान क्या क्या हुआ, सॉरी इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, ठीक है। तो इमरजेंसी के दौरान विरोध जो था वो रुक गया, विपक्षी नेता जो थे उनको जेल में डाल दिया गया, प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी गई। तीनों ही पॉइंट ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रेस पर जो लगे प्रतिबंध थे, जो बैन थे, उसका विरोध किया था? तो इंडियन एक्सप्रेस अखबार यानी न्यूज़पेपर जो था इसने करा था और स्टेटमेंट नाम का जो अखबार था इसने भी किया था। तो अपना आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसने अपनी पदवी यानी जो इनको अवार्ड्स मिले हुए थे इन्होंने अपने अवार्ड्स लौटा दिए थे? तो ये शिवराम कारंत भी थे और ये फणीश्वर नाथ रेणु थे, इन दोनों ने ही विरोध किया था इसका। तो अपना आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आपातकाल के दौरान संविधान का डैश संशोधन पारित हुआ था? तो ये 42वां संशोधन किया गया था, बहुत बड़े लेवल पे किया गया था, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। विधायिका का कार्यकाल जो था 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था, कौन से संशोधन में? तो ये 42वें संशोधन में ही हुआ था, ठीक है। आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी ने किस आयोग को बनाया था? तो शाह जांच आयोग जो था इसको बिठाया गया था। आपातकाल लगभग कितने महीना चला? तो लगभग 18 महीने के आसपास ये चला था। और जगजीवन राम जो थे इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? इन्होंने बनाई थी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, पूछा जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मुंबई प्रांत के सीएम रह चुके हैं? तो मोरारजी देसाई रह चुके हैं। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस लोकसभा चुनाव हारी थी, कब हारी थी? 1977 में, ठीक है, यानी कि जब देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी, ठीक है, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ था। तो आपातकाल के बाद लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी और सहयोगी दल जो थे उनको कितनी सीटें मिली थी? अब याद रखिए 330 सीटें मिली थी। अब यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे जनता पार्टी भी है और उसके साथ में सहयोगी दल यानी कि जो भी, मतलब एक तरह से आप इसको गठबंधन मान लो, ठीक है। गठबंधन ने 330 सीटें जीती। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि अकेले जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी? ठीक है, 330 तो थी जनता पार्टी प्लस गठबंधन वाला, लेकिन अगर अकेले मैं जनता पार्टी की बात करूं तो उसने 295 सीटें जीती थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी कहां से चुनाव हारी थी? तो ये रायबरेली से चुनाव हारी थी। और इनके बेटे थे संजय गांधी, ये भी चुनाव हारे थे। कहाँ से हारे थे? अमेठी से हारे थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1977 के चुनाव में जनता पार्टी जीती, उसके बाद किन किन के बीच में प्राइम मिनिस्टर को लेके होड़ हो गई? तो मोरारजी देसाई भी थे, जगजीवन राम भी थे और चौधरी चरण सिंह थे। ये तीनों ही लड़ रहे थे आपस में कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, 1977 में बनी मोरारजी देसाई की सरकार ने कितने महीने में बहुमत खोया? अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है
तो उसमें आपको आंसर मिलेगा 18 महीने। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो उसमें आपको आंसर मिलेगा 28 महीने। तो आपको न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, किसी बच्चे ने अगर 3-4 साल 5 साल 6 साल पुरानी किताब ले रखी है तो ध्यान से देखना, आपको अलग आंसर मिल सकता है वहाँ पे। नेक्स्ट है कि मोरारजी देसाई की सरकार के समर्थन खो देने के बाद कांग्रेस की मदद से किसको प्रधानमंत्री बनाया गया था? चौधरी चरण सिंह को, ठीक है। इनकी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली, 4 महीने तक ही इनकी सरकार चल पाई थी, ठीक है, मात्र। 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितनी सीटें जीती थी? तो आप ये कहोगे 353 सीटें जीती थी, ठीक है, 1980 के चुनाव में। यानी कि कांग्रेस वापस से सत्ता में आ चुकी थी और बहुमत के साथ आ चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर नंबर 6 था, सॉरी, तो ये चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 7 की तरफ, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डैश के दशक को स्वायत्तता के दशक के रूप में देखा जाता है? तो 1980 के दशक को, ठीक है। अगला है कि 1953 से 1974 तक जम्मू कश्मीर की जो पॉलिसी थी उसमें किस पार्टी का प्रभाव था? तो कांग्रेस इसका सही आंसर हो जाएगा। 1974 में डैश को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो शेख अब्दुल्ला सही आंसर होगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में किन सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? इसमें जम्मू को भी किया जाता है, कश्मीर को भी किया जाता है, लद्दाख को भी किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा के तहत उसको विशेष अधिकार मिले हुए थे? तो आर्टिकल 370 के तहत। नेक्स्ट है कि पंजाब में 1970 के दशक में किसने स्वायत्तता की मांग उठाई थी? तो आपको आप अगर ध्यान से देखोगे तो अकाली जो थे इन्होंने उठाई थी, ठीक है। डैश प्रस्ताव के तहत पंजाब में स्वायत्तता की मांग उठाई गई? तो ये हो जाएगा आपका आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। पंजाब समझौते के प्रमुख नेता कौन से थे? लोंगोवाल थे और राजीव गांधी, यानी ए और बी दोनों। भारत के पूर्वोत्तर के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसको 7 बहन या 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। गोवा पर डैश देश का नियंत्रण था? पुर्तगाल का। गोवा को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है कब? यानी ये बात है 1987, ठीक है। अकाली दल का गठन कब हुआ था? तो अकाली दल का जो गठन है वो 1920 के दशक में हुआ था। और पंजाब के जो चरमपंथी थे इन्होंने पंजाब को किस राज्य के रूप में अलग करने का प्रयास किया? इन्होंने खालिस्तान के नाम से, ठीक है। स्वर्ण मंदिर में छिपे जो आतंकवादी थे उनको निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 को। पूर्वोत्तर राज्य के प्रमुख मुद्दे कौन से हैं? स्वायत्तता की मांग है, अलगाव का आंदोलन है, बाहरी लोगों का विरोध है, यानी सारे ही है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में भारत के कितने % आबादी रहती है? तो 4% आबादी। MNF का पूरा नाम क्या है? मिजो नेशनल फ्रंट। 1986 में इन दोनों नेताओं के बीच में समझौता हुआ था मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाने के लिए। तो इधर हो जाएगा आपका राजीव गांधी और लाल डेंगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1979 में असम में कौन सा स्टूडेंट संगठन है जिसने बाहरी लोगों का विरोध किया था? तो आसू संगठन ने। नेक्स्ट है कि द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? EV रामास्वामी नायकर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आ सकता है पेपर में। द्रविड़ आंदोलन में किस राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ था? तो ये द्रविड़ कश्मक का हुआ था, ठीक है। डीएमके किन 2 भागों में बट गई थी? डीएमके AIDMK, तो B एंड C दोनों हो जाएगा। भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में, ठीक है। 2005 में भारत के किस प्रधानमंत्री ने 1984 के दंगों के लिए माफी मांगी थी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। पंजाब में से किन किन राज्यों को अलग किया गया था? तो इसमें हिमाचल अलग किया गया था और हरियाणा अलग किया गया था, ठीक है। तो A और B दोनों हो जाएगा। जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पे राज्यों की सीमा जो है किन देशों से लगती है? चाइना से भी लगती है, म्यांमार से भी लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है। तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? ये जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है इसको कहा जाता है, ठीक है। असम को बांटकर किन राज्यों का निर्माण हुआ था? मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तीनों का निर्माण हुआ है। तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि असम में डैश लोगों को लेकर गुस्सा है? तो जो दूसरे देश से लोग आए हैं उनको लेकर गुस्सा है, ठीक है। खासकर जो वहाँ पे बांग्लादेश से लोग आए हैं और जो म्यांमार से जो रोहिंग्या आए हैं उनको लेकर क्या है? विवाद है। अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड की आज़ादी के नेता कौन थे? तो अंगमी जापू फिजो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू कश्मीर का जो विशेष अधिकार है आर्टिकल 370 के तहत जो उनको मिला हुआ था वो किस सरकार ने ख़त्म किया था? तो वो मोदी सरकार यानी कि NDA की गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, इसने किया था, यानी BJP और NDA गठबंधन। अगला है कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण हर दिन घटता जाए, ये आंदोलन किससे रिलेटेड है? ये द्रविड़ आंदोलन से रिलेटेड है।
जम्मू कश्मीर में कौन कौन से संप्रदाय के लोग रहते हैं? यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। लद्दाख क्षेत्र में कौन से संप्रदाय रहते हैं? तो यहाँ पे मुस्लिम और बौद्ध रहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और तो यहाँ पे अपना जो ये चैप्टर है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें थोड़े ऑप्शन ये गलत दे रखे हैं, इसमें अगर हम सही तरीके से जाएं तो हम दूसरा सही लिख सकते हैं, पर आप सीधा सीधा ऑप्शन ये लगा सकते हो। लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यू देखते हैं। थोड़े से एमसीक्यू ले रखे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार कब बनी थी? वैसे तो ये 1989 में बनी थी, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या करेंगे 1990 लगाएंगे, ठीक है, जो उसके करीब है। नेक्स्ट है कि मंडल आयोग की सिफारिश को किस सरकार के द्वारा लागू किया गया? अब ध्यान से ऑप्शन को देखिए एक बार। तो जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी ना, इसने लागू किया था, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत द्वारा नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? 1991 में। राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? इनकी हत्या हुई थी मई 1991 में, ठीक है, मई महीने में। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन से एक को भारत का प्राइम मिनिस्टर चुना गया? तो नरसिम्हा राव जो थे, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र में गठबंधन सरकारों का युग कब आरंभ हुआ? अब ध्यान से ऑप्शन को देखो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आखिर बता देते हैं आंसर क्या होगा इसका। 1989 यानी 1989 के बाद अगर आप देखोगे तो भारत में गठबंधन की सरकार का युग शुरू होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इसको एनडीए कहा जाता है, ठीक है। और एनडीए की सरकार में पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2004 के बाद निम्न में से कौन सा गठबंधन केंद्र सरकार में रहा है? तो 2004 के बाद यूपीए का गठबंधन रहा है, ठीक है, मनमोहन सिंह वाला। उसके बाद फिर 2014 में आ जाए तो 2014 के बाद वापस से एनडीए की सरकार बनी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जो कि तीसरी बार बने हैं, ठीक है। तो आपको क्रम याद रखना है कब कब कौन कौन सी सरकार थी। निम्न में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? तो बीपी मंडल यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल हो जाएगा। ओबीसी जो आरक्षण की बात थी, तो कितने परसेंट आरक्षण की बात थी? 27। किसने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी? कांसीराम। हिंदुत्व और हिंदूपंथ शब्द जो है ये वीडी सावरकर हो जाएगा, ठीक है। शाहबानो केस जो है 1985 का है। तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर ख़त्म हो जाता है और सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर की वीडियो देखो और इस एमसीक्यू वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख कर जाना, ताकि आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।